ये देखो, अगर लाइव स्टॉक मैनेजमेंट की अपन बात करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये रखा कि लाइव स्टॉक का मैनेजमेंट अच्छा होता, मतलब क्या, जो पशुपालनों का प्रबंधन, जानवरों का प्रबंधन। एक तरफ हम केमिकल का यूज कर रहे हैं, एक तरफ ऑर्गेनिक का यूज कर रहे हैं। ठीक है। केमिकल में, फर्टिलाइजर में पूरे केमिकल्स का यूज होता, तो जो काऊ का डंग होगा उसका यूज बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, एज अ वेस्ट मटेरियल, ये वेस्ट मटेरियल की तरह निकलेगा। इसमें हम पूरा जैविक खाद का यूज कर रहे हैं, तो ये जैविक खाद किससे बनती, इसी काऊ डंग से बनती है। ठीक है। तो मतलब इसमें वेस्ट मटेरियल क्या होगा, क्यों अटक गया, सब अटक रहा। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो इसका वेस्ट मटेरियल होगा वो वेस्ट मटेरियल ना कहला के इसका एक रिसोर्स कहलाएगा। ठीक है। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, इसमें हम क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह का उपयोग करते हैं छिड़काव करने के लिए। ठीक है। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम नीम कोटेड यूरिया, जो पेड़ों की पत्तियां वगैरह रहती है ना, उन्हीं का उपयोग करते हैं एक पेस्टिसाइड की तरह, पेस्ट बनाने के लिए। ठीक है। तो जो उसका फॉडर बचता है उसको जानवरों को खिला दिया जाता है, ये चीज रहती है। तो अब तुम खुद सोचो कि किसमें जानवरों को अच्छे से रखा जाएगा, इसमें ऑर्गेनिक में रखा जाएगा। इसलिए इसको कहते हैं लाइव स्टॉक मैनेजमेंट, कि अगर जानवरों को, तुम गाय को भी पाल ले तो उससे दूध मिलेगा, उसको तुम बेच लो, जो वो गोबर भी अगर उससे मिलेगा तो उसको आप खाद की तरह उपयोग कर लो, है ना। और ये नहीं कह रहे कि खेती के लिए हल चलवाओ, उससे हल नहीं चलवाओ, लेकिन जो आपके छोटे रहते, छोटे जो खेत रहते, उसमें आप ट्रैक्टर नहीं चलवाओगे, उसमें क्या करवाओगे, हल चलवा के वो करवाओगे। और हल चलवाने का सबसे अच्छा तरीका है क्या, कि आप जानवर को पाल लो, ये होता है। आज भी देखना, जो बहुत ही दूर के गांव रहते हैं, छोटे किसान रहते हैं, वो ट्रैक्टर नहीं अफोर्ड कर पाते, तो वो क्या खेती किससे करते हैं, बैलों की मदद से करते हैं, ये रहता है। ठीक है। सिंथेटिक हार्मोन ये लिखा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है कि हम उसको बढ़ाने के लिए क्या कहते हैं, कि उनकी वो नस्ल को बढ़ाने के लिए, कि और ज़्यादा वो दूध दें, तो हम लोग वो करते हैं, केमिकल्स को उनको ब्रीडिंग करवाते हैं। तो इसमें हम उनको ब्रीडिंग नहीं करवाना पड़ती अलग से, कि उनको इंजेक्शन नहीं देना पड़ता कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में दे, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी से क्या करते हैं, हम क्वालिटी से इंटरफेयर करते, क्वालिटी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज होगी, अगर अपन क्वांटिटी पे ध्यान देंगे। तो बस ये चीज़ होगी कि केमिकल फार्मिंग में हम क्वांटिटी पे ज़्यादा ध्यान देते रेदर देन क्वालिटी, और ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान देते रेदर देन क्वांटिटी। बस ये मेन चीज़ याद रखना। क्लियर। आखिरी क्या चल रहा था अपना, कल बहुत लॉस हो गया कल। कल हमें 4 टॉपिक करवाने थे, आज ही करवा रहे फिर। नहीं, अगर नहीं आएंगे तो सच में हम करवा देंगे। बायो डिकम्पोजर और बायो फर्टिलाइजर, उसके नाम में ही है डिफरेंस। पहले ले लो बायो डिकम्पोजर। ठीक है। ऐसी चीजें जो किसी प्रोडक्ट को डिकम्पोज कर दे, उसको हम कहेंगे बायो डिकम्पोजर। अब वो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि किसी चीज में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल दो तो वो उसको खाने लगेंगे। ठीक है। तो वो कहलाता है बायो डिकम्पोजर। और बायो फर्टिलाइजर ऐसी कोई चीज जो प्लांट के ग्रोथ में सहायक हो, तो उसको भी हम कहेंगे क्या, बायो फर्टिलाइजर। अब इसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं, जैसे हमने पढ़ा था राइजोबियम, एजोटोबैक्टर। तो वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं प्लांट के रूट्स में, तो जिससे वो आसानी से उसको नाइट्रोजन को ले सके। ये याद रखना बस, है ना। चलो आज का टॉपिक, पहले इसकी फोटो खींचो, बड़ी दिक्कत है।
क्या हो गया? कल आए थे हम तो थे, सर भी आए थे। हाँ, सर तो सब आए थे। हो जा। सब भूले भट के आते आ रहे। पानी तो बंद नहीं होगा, वो पानी अपना काम कर रहा, आप अपना काम करो। पानी ये कह रहा, 3 कल और बरसना। चलो, लास्ट का याद अगर रिवाइज किया होगा बहुत अच्छी बात है, नहीं किया होगा तो और अच्छी बात है। ठीक है, कल हुई थी। हो गया कि 4 सब्जेक्ट हो गए। बस रिवाइज रिवाइज हो रहा आज। कल आना चाहिए था तुमको। चलो ठीक है, सुपर कंप्यूटर देखो। ठीक है, जल्दी से देखते हैं कि इसमें पढ़ा क्या था हमने। क्या था सुपर कंप्यूटर में? एक ऐसी मशीन जो ऐसे डेटा को प्रोसेस करती है जिसकी क्वांटिटी बहुत ही लार्ज होती है और कॉम्प्लेक्स होती है, और जिसका रिजल्ट हमको क्विक रिस्पॉन्स में चाहिए पड़ता है। 3 चीजें बताई थी कि कैसा होगा, डेटा भी बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी का होगा, उसका टाइप भी नेचर भी कॉम्प्लेक्स होगा, और वो क्या करेगा, रिजल्ट भी हमें हाई स्पीड में देगा। तो वो हम ऐसी मशीन को कहते हैं सुपर कंप्यूटर। ये हमेशा स्पेसिफिक टास्क के लिए उपयोग की जाती है, कोई पर्टिकुलर टास्क होगा उसके लिए, लेकिन वो टास्क भी बहुत बड़ा रहता है। ये देखा था, और इसको हम मेजर किस में करते थे, पेटाफ्लॉप्स में। ये क्लियर था। इसके बाद हमने देखा था कि इसके जो फीचर्स थे अलग अलग प्रकार के थे, बहुत सारे सीपीयू उसमें कनेक्टेड रहते थे, स्पीड बहुत हाई रहती थी, एक साथ क्या होता था, एक साथ वो कई कामों को कैरी आउट कर सकता था। ठीक है, मल्टी पैरेललिज्म, एआई कैपेबिलिटीज, एआई की तरह वो सोच सकता है। ठीक है, मतलब कुछ डिसीजंस वो खुद अपने आप से ले सकता है सुपर कंप्यूटर, कि अगर ऐसा कुछ होगा तो हम ऐसा कुछ कर लेंगे। ये चीज रहेगी। फिर है एडवांस मेमोरी एंड स्टोरेज, इसकी मेमोरी बहुत ही ज्यादा क्या होती है, हाई रहती है ना। इसके बाद इसमें देखे थे इसके कुछ डिसएडवांटेज, तो जो हम फर्स्ट जनरेशन के डिसएडवांटेज पढ़ते थे पूरे के पूरे वही आ जाते हैं। फिजिकल साइज बहुत ही बड़ा रहता है सुपर कंप्यूटर का। आने वाले समय में इतने से सुपर कंप्यूटर बनेंगे, मतलब आपका फोन ही देख लो, एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर बनता जा रहा है धीरे धीरे। पहले हमारे अपने जो कंप्यूटर में 250 MB की रैम रहती थी, जो हम लोगों ने सबसे शुरू में कंप्यूटर चलाए थे उसमें रैम का साइज था 250 MB। और आजकल जो मोबाइल की रैम आती वो आती 8 GB की। अब सोचो 250 MB से कहाँ 8 GB, ये हो रहा अंतर। एप्पल को ही देख लो, जैसे जैसे लॉन्च होता जा रहा है वो अपने फीचर्स बढ़ाता जा रहा, सभी मोबाइल ये कर रहे हैं। तो फिजिकल साइज, फिर दूसरा इसका मेंटेनेंस। ठीक है, तीसरा हो जाएगा स्टोरेज, बहुत ही बल्क में स्टोरेज चाहिए, क्योंकि जो डेटा आता है वो भी बहुत ज्यादा आता है, तो प्रोसेसिंग करके जो आउटपुट डेटा रखोगे वो भी बहुत ज्यादा रहेगा, तो स्टोरेज इसके लिए बहुत ही लार्ज अमाउंट का चाहिए। अगला, हीट जनरेशन। जब भी हमने बताया था कि अपन लोग डेटा जो रखते हैं वो मैग्नेटिक डिस्क में रखते हैं। ठीक है, अब मैग्नेटिक डिस्क जब एक साथ बहुत सारी काम करेंगी तो क्या होगा, हीट जनरेट ज्यादा मात्रा में होगी। और लास्ट है पावर कंजप्शन, तो मतलब क्या होगा, उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए भी हमको ज्यादा पावर चाहिए, तो पावर कंजप्शन इसमें सबसे ज्यादा होगा। जो तुम लोग सुनते हो बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी में जो कॉइन्स होते हैं वो कोई बनाता नहीं है, वो एक मैथमेटिकल एल्गोरिथम बहुत कॉम्प्लेक्स होती है,
उसको जब आप सॉल्व करते हो तो आपको कंप्यूटर कॉइन जनरेट करके देता है, जिसको कहते हैं डेटा माइनिंग, है ना, माइनिंग करके मिलता है, तो उसमें बहुत ज्यादा पावर लगती है, उसी से फिर बिटकॉइन नहीं बनी है। ठीक है, इसके बाद बताए थे इसकी कुछ एप्लीकेशन साइंटिफिक रिसर्च में काम आता था। ठीक है, जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, क्लाइमेट फोरकास्टिंग, डेटा एनालिसिस में कैसे कि फाइनेंस, हेल्थ केयर, एनर्जी, इन सभी के डेटा को फाइन वो करता था। कि जैसे जब कोविड के टाइम था तो उन्होंने ये किया था कि किस एरिया में सबसे ज्यादा कोविड बढ़ने के चांसेस है और अभी कहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है, तो इन्होंने देख लिया था कि जो शहरी इलाके हैं जहाँ पे घनी आबादी है वहां पे ज्यादा बढ़ने के चांसेस है। अब उसमें भी कहा जहाँ पे कम उम्र के और बहुत ही ज्यादा उम्र के, मतलब बच्चे और बूढ़े जहाँ पाए जा रहे हैं वहां पे कोविड ज्यादा बढ़ रहा है, तो ऐसे एरियाज को टारगेट किया गया था। ठीक है, तो इसमें यूज हो जाता। क्रिप्टोग्राफी वही बता लिया कि कम्युनिकेशन में इसका उपयोग करते हैं, किसी कोड को, कोई आपका डेटा हो उसको कोडिंग में भेजना, किसी दूसरी भाषा में किसी दूसरे को भेजना, वो कहलाता है क्रिप्टोग्राफी, जिसमें डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट किया जाता। जब आप अपने इंफॉर्मेशन को किसी कोड में बदल देते हो कि कोई और ना पढ़ पाए तो उसको कहा जाता है इनक्रिप्शन, और जब उसको हम खोलते हैं, रिवील करते हैं, तो उसको डिक्रिप्शन। ठीक है, पढ़ते ना कोडिंग डिकोडिंग, वही चीज है। फिर आता है फार्मास्यूटिकल्स। हम लोग क्या करते हैं कि दवाइयाँ जो ड्रग्स रहती हैं, ड्रग्स के क्लिनिकल ट्रायल्स में भी इसका उपयोग किया जा रहा है और सबसे ज्यादा आज के समय इसी में यूज हो रहा है। तो हर चीज के सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर साइंटिस्ट जब रिसर्च करते हैं, अगर कोई प्राइवेट फर्म है वो क्या चाहेगा कि हमने जो वैक्सीन बनाई लेकिन वो वाली बीमारी अभी नहीं है मार्केट में, तो पहले बीमारी बना दो तो हम तुरंत थोड़ी देर बाद वैक्सीन चला देंगे, है ना। आप डिमांड तो बढ़ाओ, सप्लाई के लिए तो हम बैठे हैं, वही चीज होती है। तो इससे खतरा भी वही चीज का रहता है कि आप जो बड़ी बड़ी कंपनीज रहती हैं, मूवीज में देखना सबसे अच्छा सीखोगे मूवीज से, कि आप तो बाजार में कोई बीमारी ले आओ, दवाई हम दे रहे हैं आपको, जो हीरो होगा बस उसी को रोकेगा। ठीक है, देखना हो तो मिशन इम्पॉसिबल देख लेना। ठीक है, वेदर फॉरकास्टिंग, वेदर फॉरकास्टिंग में क्या है, सिमुलेटिंग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, एटमॉस्फेरिक कंडीशन को ये सिमुलेट करता है कि आज कैसी थी, पिछले साल कैसी थी और उसके आने वाले समय पे कैसी रहेगी कंडीशन। ठीक है, उस समय वो हर चीज के पैटर्न को एनालाइज करेगा, आपकी ह्यूमिडिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, रेनफॉल जितने भी हो रही सभी को। अगर इन्होंने की होती, देखो अभी देखो आजकल तुम लोग को मोबाइल में अलर्ट आ जाता होगा कि अगले 3 दिन में या 3 घंटे तक बारिश होती रहेगी। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये इनको डेटा भेजता है और ये सभी को सर्कुलेट कर देते हैं। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बहुत सही होती जा रही है। ये तक बताया था आज की 9 बजे बारिश बंद हो जाएगी, अभी तक नहीं हुई। ठीक है, अब हमने फिर इसकी हिस्ट्री में देखा था सुपर कंप्यूटर की, कि इसको यूएस मिलिट्री ने बनाया था अपने पर्पस के लिए। तो जिसमें सबसे पहले इन्होंने क्या बनाया था, क्रे 1। ठीक है, क्रे 1 बना था। इसके बाद सबसे पहला पेटाफ्लॉप का बना था, उसका नाम था रोड रनर। बस 2 चीज याद रखना, क्रे 1 किसने बनाया था, सेमोर क्रे। सिर्फ समझते जाओ, नोट्स में हम सब प्रोवाइड कर देंगे, है ना। आज नहीं कल तुम लोग को नोट्स मिल जाएंगे इसके। तुम आए नहीं हो तो कहाँ मिलने पाए। हाँ ठीक है, तुम बता देना जो छूटे, है ना, और जिसके भी जो छूटे वो नोट्स बता देना, है ना। फिर क्या था कि कुछ 3 हम लोग रखते, 3 शुरू के नाम याद रखना, फ्रंटियर, फुगाको, लूमी, है ना। या 5 कर लेना, सबमिट और सिएरा। ये 5 टॉप 5 क्या है सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड, ये हमने देखे थे। इसके बाद हमने देखा था कि भारत में जो सुपर कंप्यूटर है उसके जनक किसको कहा जाता है, विजय पी भाटकर को। इसमें जो इंस्टीट्यूशन है सबसे मैंने सीडेक, पुणे की, पुणे की सीडेक है ना, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। सीडेक है, सी डॉट है, नाल, बार्क और अनुराग, सबने अलग अलग सीरीज निकाली। सीडेक ने क्या निकाली, परम। सी डॉट ने क्या निकाली थी, चिप्स, है ना। और नाल ने क्या निकाली थी, फ्लो सॉल्वर। फ्लो सॉल्वर। इसने क्या निकाली थी, बार्क ने, अनुपम, अनुपम। और इसने, अनुराग ने, पेस।
है ना। तो ये याद रखना कि कभी तुम लोग को कंप्यूटर बताना हो, हमारे इंडिया में कौन कौन सी सीरीज है कंप्यूटर की, सुपर कंप्यूटर, तो सीधे 5 नाम याद रखना। इंस्टीट्यूशन भी पता, ये भी तुम्हें पता किसने बनाए हैं। इसके बाद अगला जो बताना वो ये बताना कि ये देखो उन्होंने वेरिएंट निकाले थे, सबसे पहला जो निकला था वो था परम 8000, इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर विद परफॉर्मेंस ऑफ गीगा फ्लॉप्स। ठीक है, पहला था जो गीगा फ्लॉप में काम करता था। अगर ये बात है सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो था ना फ्लो साल्वर, जिसको नाल ने बनाया था, नेशनल एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, नाल ने सबसे पहला बनाया था फ्लो साल्वर। लेकिन अगर ऐसे सुपर कंप्यूटर की बात की जाए जो इंडिया का पहला जो गीगा फ्लॉप्स में था, तो नाम क्या आ जाता, परम। इसीलिए आप हमेशा नाम सुनोगे तो परम सुनोगे कि पहला सुपर कंप्यूटर परम। तो ऑप्शन देख लेना उसमें क्या दिया, नाल दिया है कि नहीं। अगर फ्लो साल्वर नहीं दिया ऑप्शन तो आप क्या लगाओगे, परम। स्पीड, हाँ फ्लॉप में देखा जाता है फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकंड, है ना। तो उसी की स्पीड जब गीगा फ्लॉप्स में पहुंच जाती है तो उसका पहला गीगा फ्लॉप वाला क्या हो गया था, परम। इसके बाद जैसे अभी जो चल रहा वो कौन सा है, एरावत, जिसकी रैंक 75th है ना। ये पूछ लेंगे किस में है अभी, तो बता देना पेटाफ्लॉप्स में, है ना। अब इसमें आया था नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, ये याद रखना, इसका छोटा छोटा बस लिखना, जो हम बताते हैं वो बस याद रखना। सबसे पहले इसको लाया कौन था, इसको लॉन्च कब किया, 2015 में। सिर्फ मेन पॉइंट्स लिखना, बाकी तो तुम लोग को इसमें हैंडआउट्स में मिल जाएगा अभी, है ना। 2015 में इसको लॉन्च किया। मिनिस्ट्री कौन सी थी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कौन सी थी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मीटी कहते हैं, MEITY, है ना। तुम लोग कभी सुनते होगे मीटी आता होगा लिखा, तो मीटी का मतलब क्या होता, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसने लॉन्च किया। अब इसका एम क्या था कि हम कैसे कंप्यूटर बनाएं जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग कर पाए। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग का मतलब क्या हुआ, जो सुपर कंप्यूटर बनाना, जिसकी गणना बहुत ही तेज हो, ऐसे हमें कंप्यूटर बनाने हैं। ठीक है, और वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंडिया में बने और क्षमता भी भारत के उपयोग में आ पाए, ऐसे में HPC बनाना है, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। ठीक है, HPC इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेबिलिटीज बनाने का भारत के अंदर ही। तो इसके लिए हमने ऑब्जेक्टिव क्या लगा था कि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग क्लस्टर्स बनाएंगे। क्लस्टर्स मतलब क्या होता, ग्रुप, किसी भी चीज का ग्रुप। Establish a network of geographically distributed HPC center connected via NKN, National Knowledge Network। आम भाषा में बात कर रहे हैं कि हमारे देश में जितनी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, इंस्टीट्यूशंस है, उन सभी यूनिवर्सिटीज में एक एक सुपर कंप्यूटर को हम इस्टेब्लिश कर देंगे, है ना। अब क्या होगा, कभी भी किसी चीज में, अब सब यूनिवर्सिटी और सब इंस्टीट्यूशन में अलग अलग एक सुपर कंप्यूटर रखा, सब लोग रिसर्च भी एक अलग अलग उसमें करेंगे, तो सभी को एक नेटवर्क से हम जोड़ देंगे, जिसको हम कहेंगे नेशनल नॉलेज नेटवर्क। तो इससे क्या करेंगे, कभी भी हमें किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें तुरंत मिल जाएगी। इतने सारे यूनिवर्सिटी होंगी, इतने सारे वो होंगे इंस्टीट्यूशन, तो डेटा भी हमारे पास बहुत प्रकार का रहेगा, तो आसानी से उसको प्रोसेस कर पाएंगे। तो ये इनका मकसद है। आया मकसद समझ में, कि सुपर कंप्यूटर के ग्रुप तैयार करना है, इंस्टीट्यूशन जहां पे सभी जगह सुपर कंप्यूटर लगे हुए हों। हो गया, सिर्फ छोटे छोटे कीवर्ड्स में लिखना है, ये सब इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी, है ना। हमने क्या कहा, यहाँ पे स्नॉप्सिस बनाने की कोशिश किया करो क्लास में, क्योंकि हैंडआउट्स में आपको पूरी लैंग्वेज के साथ मिल जाएंगे, इसीलिए, है ना। कैपेसिटी बिल्डिंग क्या हो गई, एनहेंसिंग बोथ कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी ऑफ HPC, छोड़ो वही है, एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन इन वेरियस डोमेन्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके गुण क्या होंगे, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, ये डिप्लॉय करेगा, ये किस प्रकार के कंप्यूटर बनाएगा, 3 बनाएगा पेटा स्केल के। अपन ने पढ़े थे ना अलग अलग, पेटाफ्लॉप्स पढ़े थे, तो पेटा स्केल के ये 3 सुपर कंप्यूटर बनाएगा। बनाएगा तो बहुत सारे सुपर कंप्यूटर, लेकिन 3 बनाएगा जो सबसे एडवांस रहेंगे। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कहा ये कितने साल का प्रोग्राम है,
इट्स अ 7 ईयर प्रोग्राम जिसका बजट हमने रखा था 730 कितने मिलियन, मतलब बहुत कम हो गया 730, 4,500 करोड़ इसमें लिखो अपने इंडियन करेंसी में। 4,500 करोड़ इसका बजट रखा गया था कि इंडिया को सुपर कंप्यूटर में एडवांसिंग करना है। ठीक है, जैसे कल मोदी जी ने उसको किया था ऑर्गेनाइज, सेमीकॉन। एक कल एक समिट हुई थी इंडिया में सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए, तो उसको कल पढ़ के आना तुम लोग कि सेमीकॉन में हुआ क्या था, फिर बताना हमको, है ना यार। सेमीकॉन को क्यों इतना महत्व दिया जा रहा है, बोल रहा है कि जैसे पहले के समय पे दुबई वगैरह क्यों अमीर है, पहले के समय का जो सबसे वैल्यूएबल थिंग थी वो फ्यूल था, है ना। आज के समय पे जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज है वो है सेमीकंडक्टर, क्योंकि हर चीज में इंस्टॉल हो रही है, आपकी गाड़ी से लेके आप छोटी सी डिवाइस पहनते हो हर चीज में सेमीकंडक्टर लग रहा है। और अभी सिर्फ अपना पूरा देश इंपोर्ट करता है, बनता कुछ नहीं है यहाँ पे, है ना। तो ताइवान को क्यों चाइना इतना हथियाना चाह रहा है, क्योंकि ताइवान में सबसे बड़ी कंपनी है फॉक्सकॉन, किसकी, इसकी सेमीकंडक्टर की। ये फायदा है उसको, है ना। तो और इसके लिए क्या चाहिए, बिल्कुल जो आप प्योर वाटर कहते हैं ना, प्योर वाटर से भी प्योर वाटर चाहिए पड़ता है सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। और इतना सा भी इम्प्योरिटी आ जाए ना तो पूरी चिप खराब हो जाती है, ये रहता है। प्योर, अल्ट्रा प्योर वाटर चाहिए पड़ता है, और 24/7 इन अनइंटरप्ट पावर सप्लाई चाहिए पड़ती है। ऐसा भी नहीं कि 1 सेकंड को भी जाए, बिल्कुल 1 सेकंड को भी बिजली नहीं जाना चाहिए, तब जाके आपकी चिप बन पाएगा। और तीसरी बात, स्किल्ड लेबर चाहिए जिसमें काम कर सके। मतलब जब ये लोग बनाते हैं ना, पूरा मास्क वगैरह इन लोगों को पहनाया जाता पूरा बन के हल्का सा, क्योंकि बहुत नैनो चिप बनती है कि उसमें बिल्कुल भी ह्यूमन का इंटरफेस ना हो पाए किसी प्रकार का। तो ये चीज रहती, आया समझ में। 7 साल के लिए 4,500 करोड़ बजट है इसका। एम क्या है, वही है एम, लोकलाइजेशन, एम्स टू मैन्युफैक्चर एंड डेवलप ऑल कंपोनेंट्स विद इन इंडिया, कि सभी कंपोनेंट्स हम इंडिया में ही बनाएंगे, जिससे हम आत्मनिर्भर बनेंगे किसमें, तकनीक में। तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए हमने इसको अपनाया है, किसको, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। फिर था, ये कब से कब तक था, 15 से 22, ठीक है, याद रखना। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी वही आपकी सीडेक है, और आईआईएससी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलोर। किसी ने रॉकेट बॉयज नहीं देखी तो जरूर देखना, हम रिकमेंड करेंगे। अच्छी वेब सीरीज है, बहुत सारी चीजें सीखोगे आप लोग। रॉकेट बॉयज, नहीं, रॉकेट बॉयज में बताएगा, नहीं हिंदी में है, अमेजोन, अमेजोन अमेजोन प्राइम में है रॉकेट बॉयज। ये है विक्रम साराभाई और होमी जहांगीर भाभा के ऊपर, कि इंडिया में जो स्पेस है, स्पेस सेक्टर बड़ा कैसे हुआ, बना कैसे, अपना तो कुछ था ही नहीं, तो बना कैसे, एकदम से हम इतने एडवांस कैसे हो गए, तो तुम्हें पता चलेगा कि पहला रॉकेट साइकिल पे ले गए थे। अब सोचो कहाँ से कहाँ पहुंच गए, हम साइकिल पे रख के ले गए थे पहला रॉकेट, मतलब उसके छोटे छोटे कंपोनेंट साइकिल पे ले जा रहे थे। अभी तक उसकी फोटो है नेट पर, ठीक है, ये चीज था। और आईआईएससी बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इसने कितना मेजर रोल बनाया उन लोगों को बनाने में, यहीं पे पढ़े थे, ठीक है। इसके बाद इसमें था कि इन्होंने भी क्या क्या बनाया, इन्होंने परम शिवाय बनाया था 2020 में। कहा था ना कि अपन ने कंप्यूटर्स बनाना शुरू किए, तो परम शिवाय बनाया था 2020 में, जिसको कहां पे रखा गया, आईआईटी बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, है ना। तो कुछ एक दो बस इनके नाम याद रखना, जैसे प्रवेग, प्रवेग को रखा गया आईआईएससी बेंगलोर में। उत्कर्ष है सीडेक, अनंत है आईआईटी गांधीनगर, हिमालय आईआईटी मंडी, परम सिद्धि याद रखना एआई है, क्योंकि परम सिद्धि एआई ये पुणे में रखा गया, सीडेक पुणे। तो कोई भी एक या दो याद रखना बस, ठीक है।
ठीक है, 4 प्रकार की रोम होती है। क्या लिखा हमने? एम रोम, पी रोम, ईपी रोम और ईई रोम। एम रोम होती है मास्क्ड रोम, जो अपन को ऐसी रोम मिल जाए जिसपे आप बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं कर सको, जो पहले एक बार बन गई, सिर्फ आप उसको रीड कर सकते हो, है ना, उसमें कुछ भी लिख नहीं सकते हो, वो क्या कहलाएगी? मास्क्ड रोम, एम रोम। क्लियर? ऐसी रोम जिसको सिर्फ आप रीड कर सकते हो, वो क्या कहलाएगी? रीड ओनली, कोई भी राइट नहीं कर सकता, जिसपे राइट नहीं किया जा सकता, है ना। प्रोग्रामेबल रोम क्या कहलाती है? जिसको सिर्फ एक बार राइट किया जा सकता है, शुरू में एक बार लिख लो, फिर बाद में उसको मिटा नहीं सकते हो, है ना। तो राइट वंस, है ना, और रीड चाहे जितनी बार कर लो। हाँ, पढ़ेंगे कैसे? बहुत अच्छा क्वेश्चन। नहीं नहीं, सही में अच्छे क्वेश्चन है। ये रहता कि जो यूजर्स के लिए ऊपर बताया गया है कि जो यूजर यूज करते हैं, जो कंप्यूटर डेवलपर होंगे, वो तो एक बार डाल देंगे, तो अपन को पहले से रोम एक बनी बनाई मिल जाए जिसपे आप छेड़छाड़ नहीं कर सको, वो कहलाएगी मास्क रोम। आपको एक खाली रोम मिल गया, उसमें आप अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर डाल लो, वो क्या कहलाएगी? पी रोम, है ना। अब ईपी रोम हो गया कि हमने प्रोग्राम डाला, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, तो इसको आप एक बार मतलब रेस कर सकते हो, वो भी किससे? यूवी रेस से। यूवी रेस से आप इरेज कर सकते हो डेटा को, लेकिन वो भी लिमिटेड टाइम। अल्ट्रा वायलेट रेस होती है रोम में, उसको उसके ऊपर चलाई जाती है, जिससे वो जो डेटा होता है ना, वो मिट जाता है, उसकी मदद से जो हटता है उसको क्या कहते हैं? ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, है ना। किसकी मदद से? ये याद रखना, अल्ट्रा वायलेट रेस से, यूवी रेस, है ना। ये चीज हो जाती है, क्योंकि जितनी बार आप मिटाओगे तो कुछ ना कुछ डैमेज होता जाता पार्ट, इसलिए तो इसको लिमिटेड टाइम के लिए आप यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से लास्ट होती है ईपी रोम। आपके पास अल्ट्रावायलेट रे नहीं है, तो आप क्या करोगे? इलेक्ट्रिकली उसको मिटा दोगे, मतलब कंप्यूटर में ही सॉफ्टवेयर से के द्वारा इसको हटाया जा सकता है। तो लास्ट वो होती है, वो क्या होती है? ईपी रोम, ईपी रोम, ईपी, अरे यार, ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, जिसको आप इलेक्ट्रिकली मिटा सकते हो, फिर उसको रिप्रोग्राम कर सकते हो, है ना, रिप्रोग्राम इलेक्ट्रिकली। इलेक्ट्रिकली उसको क्या कहोगे? ईईपी रोम। क्लियर हुआ? रोम 4 प्रकार की। अब आ रहा? ठीक है, सबसे पहला जो होगा मैग्नेटिक। मैग्नेटिक में क्या आएगा? जैसे कि अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा था? मैग्नेटिक टेप पढ़ा था। तो इसमें क्या आ जाएगा? सिर्फ नाम याद रखना, मैग्नेटिक टेप। फिर दूसरा क्या आएगा? मैग्नेटिक डिस्क, जिसको आप क्या कहते हो? हार्ड डिस्क, है ना। इसी का जो एडवांस्ड वर्जन है उसी को क्या कहा जाता है? हार्ड डिस्क। ठीक है, और इसी के छोटे वर्जन पहले तुम लोगों ने देखे हो शायद,
चलते थे फ्लॉपी, फ्लॉपी देखिए, फ्लॉपी डिस्क, ये इसी का टाइप है। और एक और होता था विंचेस्टर डिस्क, सिर्फ नाम याद रखना कि ये मेमोरी के टाइप है। क्या नाम है? विंचेस्टर डिस्क। जो बोर्ड पे लिखे वो तो लिखते आना, क्योंकि यहाँ कुछ अलग थोड़ा सा लिख देते हैं और हैंडआउट्स में थोड़ा सा अलग रहता है, तो उसमें एड ऑन बस कर लेना। ठीक है, 4 प्रकार की हो गई, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और विंचेस्टर डिस्क। ठीक है, ये मैग्नेटिक डिस्क का एडवांस वर्जन ही है, क्या? हार्ड डिस्क। ठीक है, अब जो मैग्नेटिक टेप होता है ना, वो सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी में काम करता है। कैसी होती है मेमोरी इसकी? सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और ये होता है डायरेक्ट एक्सेस। अब देखो नाम पे इसके जाओ, क्या लिखा? सिक्वेंशियल एक्सेस, और ये बोला हमने डायरेक्ट एक्सेस। क्या मतलब होता, बताओ? बहुत बढ़िया, है ना? आपको कुछ चीज देखना तो पूरा आगे बड़ा फॉरवर्ड कर कर करके फिर उस तक पहुंचोगे, है ना? लेकिन डायरेक्ट एक्सेस में क्या होगा, आपको जहां पे पहुंचना आप तुरंत वहां पे उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, फिर तीसरी होती है हार्ड डिस्क, जिसकी साइज बहुत ही ब्रॉड रहती है। फ्लॉपी डिस्क रहती थी कितने एमबी की? 2 MB की मात्र। पहले सोचो 2 MB में गाना तो आ ही नहीं सकता, इमेज इमेज रखते नहीं थे, इसको रखते सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के लिए। अपने डॉक्यूमेंट्स जो बनते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा केबी में रहते हैं, आजकल बनने लगे बड़े टेलीग्राम में, पहले छोटे से रहते थे डॉक्यूमेंट्स, तो उसमें रखते थे। इसी प्रकार से एक विंचेस्टर डिस्क होती थी, ये पैक्ड रहती थी, पूरी सील्ड पैक्ड रहती थी, जो खराब नहीं होती थी जल्दी, जिसकी लाइफ स्टाइल अच्छी होती थी, उसको क्या कहते थे? विंचेस्टर डिस्क। ठीक है, इसके बाद ऑप्टिकल में हम क्या देखते हैं? सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, और लास्ट में ब्लू रे डिस्क। 3 प्रकार की होती है। मेमोरी बढ़ाते जाओ, सब में अंतर होता जाएगा। सबसे पहले सीडी। अब सीडी भी जो आती थी वो कई प्रकार की आती थी, गाने की सीडी, है ना, मूवी की सीडी, ऐसे नहीं लिखना। पहले आती थी सीडी रोम। ठीक है, 3 प्रकार की आती थी। सीडी में क्या क्या आ गया? सीडी रोम, सीडी आर और सीडी RW। ये 10 रुपए की, ये 50 रुपए की और 250 रुपए की, ऐसे आती थी। ठीक है, सीडी रोम कैसी सीडी? जिसको आप सिर्फ रीड कर सकते हो, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, है ना? ऐसी सीडी जो पहले से आते थे मार्केट में मूवी की, आप ऐसा नहीं कि मूवी को हटा के और कुछ डाल लो उस सीडी में, है ना? तो ऐसी डिस्क जिसको सिर्फ आप रीड कर सकते हो, वो क्या कहलाएगी? सीडी रोम। नाम से समझना, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ऐसी डिस्क जिसको सिर्फ आप रीड कर सकते हो और लिख नहीं सकते। दूसरा होता है सीडी आर, जिसमें आप एक बार डेटा डाल सकते हो और फिर उस डेटा को हटा नहीं सकते, सीडी तोड़ना पड़ेगी, है ना? अच्छा, इसमें आप कुछ लिख नहीं सकते हो। मार्केट से जो बनी बनाई सीडी आती है, ठीक है, आप उसको चला रहे हो। अब आप सोचो कि इसकी सीडी में से इनका डेटा हटा के हम अपना डेटा डाल लें, वो नहीं कर सकते। ये ब्लैंक वाली होती है ना? सीडी आर, सीडी रिकॉर्डेबल। क्लियर हुआ? जिसमें लेकिन सिर्फ एक बार आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, दोबारा उसमें रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तीसरी होती है सीडी RW, रिकॉर्डेबल और रीराइटेबल। RW का मतलब क्या होता है? रीराइटेबल, जिसको आप बार बार जिसमें राइट कर सकते हो, डेटा को मिटा सकते हो फिर से उसको कर सकते हो। बहुत लंबी प्रोसेस होती थी सीडी में डेटा डालने के, डाउनलोड करने की आसान होती है, लेकिन सीडी में डेटा कॉपी करने की बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। जैसे आजकल तो बहुत सिंपल है, पेन ड्राइव लगाई और डेटा ले लिया, है ना? नहीं तो ब्लूटूथ से ले लिया। पहले बहुत ही अलग सॉफ्टवेयर इसका होता था। ये कहो कि टेक्नोलॉजी बनती गई। ठीक है, क्लियर हुआ? इसके बाद जो एक सीडी की कैपेसिटी होती थी, वो मैक्स टू मैक्स कितनी रहती थी?
इसकी जो कैपेसिटी रहती थी वो रहती थी 650 से 700 MB बस, जो सीडी चलती थी, जिनको हम सीडी के अंतर्गत रखते थे। जो डीवीडी होती थी क्या था, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क, दोनों इसका नाम आता था, है ना। इसकी कितनी रहती थी, 4.7 GB, 4.7 GB तक के डेटा को ये रख सकती थी। और जो आपकी ब्लू रे डिस्क रहती थी, ये डेटा को कितना रखेगी, उस समय की पेन ड्राइव थी अपने आप में 25 से लेके 50 GB तक के डेटा को। तो अब समझ लो कितनी महंगी आती होगी, और उस समय तो 1 GB इतना महंगा था, ठीक है। तो 25 से 50 GB तक के डेटा को क्या रख पाते थे, ब्लू रे। अब ऑप्टिकल डिस्क को रीड कैसे करते थे, तो वो करते थे लेजर बीम से, ये याद रखना, है ना। इसको रीड करने के लिए हम किसका यूज करते थे, लेजर बीम का। इसके बाद जो अदर टाइप्स होते हैं मेमोरी के, उसमें क्या क्या आ जाते हैं, जैसे कि आपके दो मेन रहती है, एक रहती है पेन ड्राइव्स और दूसरा क्या रहता है, मेमोरी कार्ड। पेन ड्राइव्स और मेमोरी कार्ड। पेन ड्राइव कैसी रहती है, अब बताओ, अगर पेन ड्राइव के बारे में लिखने का है तो क्या क्या लिखोगे, पहले होती क्या ये, इट्स अ पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस, है ना। पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होती है, जिसमें डाटा कैसा रहता है, रीराइटेबल, है ना, जिसमें डाटा को हम रीराइट कर सकते हैं। तीसरा, ये कैसे यूज होती है, प्लग एंड प्ले, लगाने के बाद कुछ अलग से सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए पड़ता, लगाओ और यूज करो। तो इसका क्या ऐसा रहता है, प्लग एंड प्ले मॉडल पे काम करती है। और स्टोरेज कैपेसिटी बहुत अलग अलग आती है, 1 GB से शुरू होके एक क्या होता है 100 GB तक आ सकती है, 64 की आती है, 256 की आती है, ऐसे आती है ना। मल्टी वैरायटी की आती है, 100 तो नहीं आएगी, 64 256 ऐसे आती है। 4 64, है ना, 4 GB 8 GB 64, फिर 128, 128 फिर 256, इन्हें साइज फिक्स करके रखा है ना। इसीलिए जैसे पढ़ते ना 1 बाइट कितना होता है, 8 बिट्स इक्वल्स टू 1 बाइट, है ना। और 1 निबल कितना होता है, 1 निबल 4 बिट्स, 4 बिट्स से मिलके बनता है 1 निबल। और 1 बाइट किससे मिलेगा फिर, बताओ, 2 निबल, 2 निबल से मिलके 1 बाइट बनता है ना। और 1 निबल कितना होता है, 4 बाइट, सबसे 4 बिट्स, है ना, सबसे छोटी बिट, बिट से बड़ी निबल, निबल से बड़ी बाइट, ऐसे चलता है। क्लियर हुआ, इनपुट आउटपुट अब बता पाओगे, देखो ये था हमारा, इसमें बांट दे सीडी डीवीडी, है ना, मैग्नेटिक में फ्लॉपी डिस्क वगैरह हो गई, ये वगैरह वो एक हमारी अलग से बन गई इलेक्ट्रिकल में, तो वो इसमें आ जाएगा पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड भी सेम रहता है जैसे पेन ड्राइव काम करती है ना। इसके बाद ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला है दैट इज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। पहले इसको देखो, बच्चों वाली चीजें पढ़ा रहे आज तुम लोगों को। कायदे से तो छोड़ देना चाहिए था टॉपिक कि तुम लोग खुद पढ़ना, लेकिन देख लो, है ही नहीं सर, आप पढ़ाइए, ठीक है।
इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट आउटपुट से पहले समझो कि हमारे कंप्यूटर में दो प्रकार के चीजें होती हैं जिससे कंप्यूटर रन करता। कंप्यूटर के अंग, जैसे बॉडी ऑर्गन्स पढ़े थे, कंप्यूटर ऑर्गन्स देखो क्या होते हैं कंप्यूटर में। एक कहलाते हैं हार्डवेयर और एक होते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो हार्डवेयर के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? इनपुट आउटपुट। तो हार्डवेयर मतलब क्या कि ऐसे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो डेटा को इनपुट करने में और डेटा को आउटपुट प्रेजेंट करने में मदद करते हैं, है ना, फिजिकल डिवाइसेस। as these are such physical electronical devices which are used to input the data as well as to get the result as a output, है ना, उनको हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर्स कहते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? दीज आर इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्राम्ड फंक्शंस, या है ना, सॉफ्टवेयर होते हैं। दीज आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स विच आर यूज्ड बाय द यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए जिन प्रोग्राम्स है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का हम उपयोग करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? सॉफ्टवेयर। ये बात तो क्लियर है? हार्डवेयर फिजिकल कंपोनेंट है और सॉफ्टवेयर वर्चुअल कंपोनेंट है। क्लियर? ठीक है, अब हम देखते हैं इनपुट और आउटपुट क्या होते हैं। सबसे पहले तो इनपुट आउटपुट में क्या होता है कि ऐसे कंप्यूटर, ऐसे डिवाइसेस जिसका उपयोग हम डेटा को अंदर डालने के लिए करते हैं, इनपुट करने के लिए यूज करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? इनपुट डिवाइसेस। और ऐसे सभी डिवाइसेस जिससे डेटा हमें वापस मिलता है वो क्या कहलाएगा? आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, इसके बाद अगला क्या हो जाएगा? ये देखो, इनपुट आउटपुट। तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे तुम लोग देखना, कितने तुम लोग को पता, फिर आगे देखना। कीबोर्ड, ये जो ऑप्टिकल पेन है इसको क्या कहते हैं? ऑप्टिकल पेन। ऑप्टिकल पेन हो गया। गेम खेला होगा तो आपने जॉयस्टिक का यूज किया होगा, टेकन 3 में लगा रहता था साथ में, है ना। स्कैनर, ठीक है, और बारकोड रीडर। और क्या क्या इसमें मिसिंग है बताओ? बढ़िया, वही तो सुन रहे। माउस है ही नहीं सर, सही बात है। और क्या मिसिंग है बताओ? सब कुछ है, कीबोर्ड लिखा है, और कुछ? ऐसे नहीं करते, ठीक है। और क्या है? जैसे कि आपका हो गया क्या, साउंड कार्ड। साउंड कार्ड रखता है माइक। माइक क्या हो गया? एक प्रकार का माइक्रोफोन जो हो गया, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जे जैसे ये लगा, ये हमारी आवाज रिकॉर्ड कर रहा है, क्या कहलाएगा? माइक्रोफोन। ये हो गया, ठीक है। मतलब इस प्रकार के सब क्या कहलाते हैं? आपके इनपुट डिवाइसेस। अब देखो आउटपुट में क्या क्या आ जाएगा? हेडफोन, गाने सुनने की आदत है तुम लोग की बेकार, है ना। हेडसेट, इसमें दोनों आ जाते हैं मतलब, लेकिन स्पीकर समझ लो, स्पीकर्स जो होते हैं। स्क्रीन, मॉनिटर। मॉनिटर हो गया, लेजर प्रिंटर हो गया, कोई भी प्रिंटर। प्रिंटर के टाइप है प्लॉटर, ये छोड़ो, ये बाद में अपन दिखाएंगे। इंकजेट प्रिंटर, स्पीकर, इन्होंने तो नाम दे दिए। और आप क्या क्या दे लोगे इसमें? क्या क्या आएगा इसमें? और मॉनिटर और जो प्रिंटर है, मेन चीज ये अंतर करते हैं, अलग अलग प्रकार के आते हैं, ठीक है। जैसे आते हैं ना बड़े डिब्बे वाले टीवी, छोटे डिब्बे वाले टीवी, है ना, पतले वाले, वही चीज है, वो हम देखेंगे। तो और मेन चीज तो यही होती है इसमें अंतर, ठीक है। और जैसे जिसमें जो अपन घर में प्रिंट करते हैं वो तो प्रिंटर रहता है। जो बड़े बड़े बैनर वगैरह प्रिंट होते हैं वो किससे होते हैं? वो होते हैं प्लॉटर से, याद रखना। उनको प्रिंटर नहीं कहते, वो क्या कहलाते हैं? प्लॉटर, जिससे बैनर वगैरह प्रिंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद अब क्या बताते हैं? हाँ, आजकल जो चल रहा है दैट इज 3D प्रिंटिंग, प्रिंटर, वो भी इसी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो दोनों में कॉमनली काम करते हैं। उभय ने वो क्या एम्फीबियंस कहते हैं ना, एम्फीबियंस भी होते हैं इनमें कुछ। डिजिटल कैमरा, फोटो खींचते हैं और फोटो अपन देख भी सकते हैं कि कैसे लग रहे हो, अच्छी हो तो रख लें, तो डिलीट करो, है ना। पेन ड्राइव,
डेटा डाल भी सकते हैं, डेटा उससे निकाल भी सकते हैं। क्लियर? टच स्क्रीन, टच स्क्रीन को क्यों रखा हमने? कमांड भी देता है, उसको प्रोसेस करके भी देता है। बहुत बढ़िया। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि टच स्क्रीन क्या है, तो ये दोनों है, इनपुट भी और आउटपुट भी है। फिर सीडी डीवीडी, हाँ कहा ना कि अगर रीराइटेबल वाली होगी तो डाल भी सकते हो निकाल भी सकते हो डेटा। वेबकैम है ना, जब पहले शुरू में अपन लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते थे लैपटॉप में लगा के, थ्री इडियट्स देखी है सबने, लास्ट में ऑपरेशन करता वेबकैम लगा के करता, वो ये वेबकैम। ठीक है, फैक्स मशीन है ना, इसका यूज होता है। और मॉडेम, मॉडेम क्या कहलाता? हाँ, मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन, जो एनालॉग को डिजिटल सिग्नल और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में ट्रांसफर करता है ना, ये कहलाते हैं। तो ये ऐसे डिवाइसेस हैं जो इनपुट में भी आते हैं और आउटपुट में भी आते हैं। मेन मेन 5-6 बस याद रखो, मतलब तुम लोग को क्लियरिटी हो कि लिख पाओ। होते बहुत सारे डिवाइसेस हैं। हो गया क्लियर? ठीक है, अब अगली चीज इसमें बतानी थी कि मॉनिटर हमारे यहाँ बहुत प्रकार के पाए जाते हैं। अब इसका टीवी उसके नाम नहीं बताना है, कंपनीज के अंतर बताओ जल्दी। सबसे पहले जो मॉनिटर चलते थे वो कैसे चलते थे? मोनोक्रोम। मोनोक्रोम मॉनिटर मतलब ऐसे मॉनिटर जो सिर्फ 2 कलर्स को दिखाते थे। कौन कौन से कलर थे? ब्लैक वाइट, ब्लैक एंड वाइट है ना। तो क्या हो जाएगा, इट डिस्प्ले ओनली 2 कलर्स। ये ग्रे स्केल मॉनिटर कहलाते थे। कैसे? मतलब इनमें एक जोक चलता था कि अगर वेस्ट इंडीज इंग्लैंड का मैच आ रहा हो, आप इसमें मॉनिटर में देख रहे हैं, ब्राइटनेस ज्यादा करो तो इंग्लैंड वाले गायब, डार्क करो तो वेस्ट इंडीज वाले गायब। ठीक है, क्योंकि किसमें सिर्फ ब्लैक और व्हाइट कलर को दिखाते हैं। अभी एक नया विवाद चल रहा, सुनाओ, हिस्ट्री में पूछना सर से कि भारत सबसे पहले कौन आया था, भारत की खोज किसने की थी? अपन पढ़ते वास्को डिगामा। तो अभी जो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी है भोपाल में, बीयू, वहां पे सेमिनार हुआ था। तो वहां पे अपने आके वो गए थे, कौन से, शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री। तो उन्होंने वो बयान दिया है कि वो नहीं था वास्को डिगामा, उसके आगे एक जहाज चल रहा था जिसका कैप्टन चंदन था। तो चंदन ने भारत की खोज की है। नहीं, वो चीज नहीं है। तो उन्होंने इसको अपन एकदम से गलत नहीं ले सकते। उन्होंने उसका तर्क दिया, उन्होंने ये कहा कि पहले की जो ये हिस्ट्री है, ये वाली जितनी अपन हिस्ट्री भी पढ़ते हो, कब लिखी गई है? जब ब्रिटिशर्स के टाइम पे या मुगल्स के टाइम पे, है ना। तो कोई भी जो लिखने वाला हिस्टोरियन था, या तो वो फॉरेनर था, और अगर अपने देशी वाले से भी लिखवाए तो उसको प्रेशराइज करके लिखा गया कि उनको अच्छा दिखाया जाए, तुम लोग को निम्नता दिखाया जाए। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि इसमें भी इस चीज का बिल्कुल फैक्ट नहीं हो सकता कि उसने खोज की, क्योंकि भारत का जो व्यापार था वो रोमन साम्राज्य से तो कई सालों से चल रहा था, है ना। और समुद्र से भी अपन लोग आते जाते थे, रोमन के सिक्के मिले। जब रोमन, ग्रीक रोमन का है, वह यूरोप के पास है, जब वो लोग वहां के आसपास है, तो वास्को डी गामा ने कैसे खोज कर ली 1498 में? मतलब ये तो बहुत पहले से चलता आ रहा है। तो ये उन्होंने फैक्ट दिया था। तो इसलिए आजकल अभी इशू ये चल रहा कि हिस्ट्री को फिर से लिखना आवश्यक क्यों है, क्योंकि हमको जो सही हिस्ट्री है वो नहीं पता, हमको सिर्फ हिस्ट्री पता है, और वो भी किसी एक का व्यू, कि हमें जो हमने मन में आया वो तुम लोग को बता दिया, वो अब हिस्ट्री कहलाएगी। वो ही चल रही है। इसलिए आजकल जो सबसे बड़ी डिबेट है वो ये चल रही है। अभी हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन ऐसे आएगा। अब क्वेश्चन कैसा आएगा तुम लोग के उसमें, अगर हिस्ट्री का होगा तो क्वेश्चन ये आएगा कि जो इंडिया की खोज की थी वास्को डी गामा में, उससे सिग्निफिकेंस क्या रहा, उससे वैश्विक परिदृश्य में क्या चेंजेस आए। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे कि वर्ल्ड लेवल पर चेंजेस क्या है। तो अगर अपन ये माने कि वास्को डी गामा ने खोजा, तो हम लोग ये लिखेंगे यूरोप के साथ हमारे संबंध अच्छे हो गए, है ना, बल्कि ये तो बहुत पहले से चल रहे थे। ये चीज हो जाएगा। ठीक है, मतलब बता रहे कि कितना डीपली अभी पढ़ना पड़ेगा, तब जाके वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना शुरू होगी, और फिर पता है मजा आने लगता। सबसे खास बात सिविल सर्वेंट की ये होती है कि अगर वो अपनी चीज में मजा लेने लगे तो वो बहुत ऊपर जाता है, हर चीज सीख लेता है। अगर तुमने बर्डन की तरह देखा कि यार फिर ये पढ़ना, तो कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो तुम लोगों से इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। रुचि रखो तो हर चीज रुचि कर लगेगी।
दूसरा है कलर मॉनिटर्स। ये हो गए मोनोक्रोम मॉनिटर जो दो कलर के होते हैं। दूसरे कौन से होते हैं? कलर मॉनिटर्स। ठीक है, कलर मॉनिटर्स बहुत प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आते हैं जिसमें तीन कलर तो मेनली पाए जाते हैं, हर कलर तीन से मिलता है। कौन कौन से? आरबीजी है ना, आरजीबी आरबीजी, रेड ब्लू ग्रीन, ये हो गए। अब सबसे पहले जो बने थे डिब्बे वाले वो आते थे पहले मॉनिटर, घर में रखे होंगे सबके एक ना, जिसको फोड़ते हैं जब मैच हार जाते। ठीक है, पाकिस्तान वाले, अपन लोग नहीं, अपन तो जीतते हैं। कैथोड रे ट्यूब, क्या कहते हैं इसको? कैथोड रे ट्यूब। बस इतना याद रखना है। इसमें हम किसका यूज करते हैं? इलेक्ट्रॉन बीम का यूज करते हैं। किस चीज के लिए? डिस्प्ले करने के लिए। कैथोड रे ट्यूब कहते हैं मॉनिटर को, और इट यूजेस इलेक्ट्रॉन बीम। ये इलेक्ट्रॉन बीम का यूज करता है डिस्प्ले करने के लिए। कभी उसको देखना, कभी सुधारने कोई आया हो उसको खोल के दिखाया हो, एक ऐसी गन सी लगी रहती पीछे, जहां से हाई वोल्टेज जब पड़ता है तब जाके वो इलेक्ट्रॉन बीम काम करती, तब जाके आपको कलर्स दिखते हैं अलग अलग टीवी में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हाई वोल्टेज पे काम करता, मतलब ये एनर्जी को ज्यादा कंज्यूम करता है। ठीक है, दूसरे फिर इनके बड़े भाई आए जो खूब चले मार्केट में, दैट इज एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी टीवी अभी भी बहुत चल रही है ना। एलसीडी मतलब क्या हो गया? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसमें बीच बीच में छोटे छोटे क्रिस्टल लगे होते हैं जिसके अंदर लिक्विड भरा रहता है ट्रांसपेरेंट, और उसकी मदद से वो कलर को डिस्प्ले करते हैं। तो सीआरटी की तुलना में इसमें जो कलर कॉम्बिनेशन होगा वो ज्यादा अच्छा होगा, और ये एनर्जी को कम कंज्यूम करेगा। अब इसमें पीछे गन भी नहीं लगी रहेगी, तो क्या करेगा? इसका साइज भी बहुत छोटा रहेगा, इसका कलर कॉन्ट्रास्ट भी बहुत अच्छा रहेगा, और ये एनर्जी भी कम कंज्यूम करेगा। क्लियर? ये तीन चीजें खास बात रहेगी किसकी? एलसीडी की। तीसरा जो रहता है टाइप, दैट इज एलईडी। फिर एलईडी टीवी आने लगी, है ना, लाइट इमिटिंग डायोड। फिर से बंद हो गया क्या? ठीक है, चालू है। लाइट इमिटिंग डायोड, इसमें क्या यूज होगा कि इसमें हम डिस्प्ले तो करेंगे लेकिन एलईडी लाइट्स की मदद से डिस्प्ले करेंगे। उसमें हम लिक्विड क्रिस्टल ले रहे थे, इसमें किसका यूज करेंगे? एलईडी लाइट्स का। और एलईडी लाइट्स का यूज करने की वजह से जो पावर कंजप्शन था वो और कम हो गया। ठीक है, पावर कंजप्शन ज्यादा कम होगा, और पिक्सल्स की क्लैरिटी, जो अपनी टीवी अच्छी दिखती है वो किस कारण दिखती है? कोई इमेज फट जाती है, कोई अच्छी दिखती है, वो पिक्सल्स के कारण दिखती है ना। पिक्सल्स सबसे बेसिक यूनिट होती किसी भी डिजिटल इमेज की। हो गया? क्लियर हुआ? तो एलईडी में क्या होगा? पावर कंजप्शन कम होगा, रिजोल्यूशन, हाई रिजोल्यूशन में इमेज को ये शो करेगा। ठीक है, और इसकी लाइफ इससे ज्यादा रहती, किससे ज्यादा रहती? एलसीडी से। एलसीडी जल्दी खराब हो सकती है लेकिन एलईडी ड्यूरेबल रहती है। ये नहीं लिखना देर से खराब होती है। क्लियर? और एक आजकल चल रही है OLED, ऑर्गेनिक एलईडी, जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज, ऑर्गेनिक मतलब कार्बन वगैरह का यूज किया जा रहा है। तो बस याद रखना, ऑर्गेनिक एलईडी कहते हैं इसको, OLED, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, जो और अच्छे बेटर क्वालिटी में हमको इमेज दिखाती है। टीवी शोरूम जाना, इतनी बड़ी टीवी लगी होगी जितनी बड़ी जी है, तो वो किस पे वर्क करती है? OLED पे। बहुत ही क्रिस्टल और क्लियर दिखता है उसमें, जितना मिरर से ना देख पाओ अच्छे, उतने अच्छे तुम स्क्रीन में दिखोगे, ये रहती है। क्लियर हो गया? एक और याद रखना, बीच में एलसीडी की जब आई थी, एलईडी नहीं आई थी, इसके बीच में एक आई थी प्लाज्मा टीवी। अभी जैसे एलसीडी में हम लिक्विड क्रिस्टल का यूज कर रहे थे,
प्लाज्मा टीवी में हम प्लाज्मा सेल्स का यूज कर रहे थे। प्लाज्मा कहलाते क्या? प्लाज्मा इज अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, है ना। तो इसमें हम गैस का यूज कर रहे थे क्रिस्टल में। तो प्लाज्मा टीवी में क्या होता था कि हम चार्ज्ड गैस का यूज करते थे सेल्स में। बस इतना याद रखना कि प्लाज्मा टीवी में क्या यूज होते थे? चार्ज्ड गैस यूज होती थी, है ना, टू क्रिएट इमेजेस। इसमें स्मॉल सेल्स का यूज होता था जिसके अंदर क्या भरी रहती थी? प्लाज्मा गैस या चार्ज्ड सेल्स, चार्ज्ड गैस भरी रहती थी। उसको हम यूज क्या करते? प्लाज्मा टीवी, ठीक है। लेकिन ये हाई कंजप्शन करती थी पावर का, इसलिए इसको फिर बंद कर दिया गया। तो ऐसा रहा सीआरटी, एलसीडी, प्लाज्मा टीवी, एलईडी और ओएलईडी, है ना। अब कर्व्ड स्क्रीन वाली चल रही है। इसी प्रकार से अगर हम ये बोलें कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, नाम टाइप बस याद रखना कि होते कौन कौन से। सबसे पहले होते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कौन से होते हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। रेलवे की टिकट देखी है? कभी जूम करके देखना, मतलब अरे ऐसे ही देखना, तो हल्के हल्के से डॉट्स बने रहते हैं, वो कहलाते हैं, जो इमेजेस को डॉटेड फॉर्म में बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। दूसरे जो होते हैं वो कहलाते हैं आपके क्या? लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर ऐसे प्रिंटर जो पाउडर का यूज करते हैं, ना कि इंक का, लिक्विड इंक का यूज करते हैं प्रिंट करने के लिए। पाउडर से ये प्रिंट करते हैं तो इनकी क्वालिटी क्या रहती है? स्पीड ज्यादा रहती है और क्वालिटी भी जो रहती है इमेजेस के प्रिंट आउट की वो बेटर रहती है ना। स्पीड अच्छी रहती है और क्वालिटी बहुत बेस्ट रहती है। तीसरे आते हैं आपके इंकजेट प्रिंटर। क्या आते हैं? इंकजेट प्रिंटर। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा घर में पहले इंकजेट चलते थे, रिफिल भरी रहती थी इंकों की, है ना, 3 कलर की आरबीजी कलर की रिफिल भरी रहती थी, और बोलते थे इसको रोज चलाओ, एक दिन भी अगर छोड़ा तो वो सूख जाएगी, नोजल सूख जाएगी, खराब हो जाएगी, तो कम से कम एक तो आपको रोज प्रिंट देना ही पड़ेगा, ये रहता था। तो इंकजेट प्रिंटर में क्या यूज होती थी? लिक्विड इंक्स का यूज करते थे टू प्रिंट। तो इससे लेजर की तुलना में स्पीड कम रहती थी लेकिन डॉट से ज्यादा स्पीड रहती थी। दूसरा, इसमें जो क्वालिटी रहती थी इमेजेस की वो भी बहुत अच्छी रहती थी। लेजर में भी क्वालिटी अच्छी है, इंकजेट में भी क्वालिटी अच्छी है, लेकिन अगर स्पीड की बात करें तो सबसे अच्छी किसमें है? लेजर में। फिर आ गया नेक्स्ट क्या? थर्मल प्रिंटर। ये क्या करता है? ये हीट सेंसिटिव पेपर का यूज करते हैं। जो आपके एटीएम मशीन वगैरह में जो प्रिंटर लगा रहता है वो कैसा रहता है? थर्मल प्रिंटर। जो क्या करता? हीट का यूज करता है प्रिंट करने के लिए। इसमें जो पेपर रहता है ना, मतलब पेपर को जला देता है उसी उसमें। अच्छा, कभी तुम लोग वो देखना, तुम लोग ये देखते हो कि जब एटीएम का वो लेके आते हो, बिल लेके आते हो, बिल के ऊपर ऐसे स्क्रैच खींचे ना तो लाइन खिंच जाती काली। क्यों खिंच जाती है? वो लेजर, ये कहलाता है कौन सा? थर्मल प्रिंटर कहलाता है। जो जिसमें ऐसे कागज का यूज होता है जो हीट सेंसिटिव होता, मतलब कागज में वो जला के उसको प्रिंट करता है। उसी कागज में ऐसा जलाता है कि जहां पे जैसे में ए टाइप करना है तो वो ऐसा जलाएगा कि ए अपने आप उसमें बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं? थर्मल प्रिंटर। थर्मल, हाँ, ये हट जाता है थोड़े टाइम के साथ ये वाला, क्योंकि उसकी इंक वो छोड़ने लगता है। इसका जो इसमें इंक रहती है वो वैनिश होने लगती है, ये रहता है। तो जो एटीएम वगैरह में अपने यूज होंगे ना, या कैश रजिस्टर में, लेबल वगैरह में, वो सब यही होते हैं कि इसलिए इनको रखा है टेम्परेरी रहे। ऐसी जानकारी आप हमेशा नहीं रखना चाहोगे कि कोई और पढ़ ले, या तो फाड़ तो या तो उसकी इंक अपने आप मिट जाए, इसलिए इनको यूज किया जाता है। समझे ना इसका यूज क्यों होता है अभी भी? नहीं तो कोई बोलो कि हम ऐसा प्रिंट क्यों करें कि जिसकी इंक हट जाए, ताकि आप अपनी जानकारी देख लो, बाद में वो जानकारी हट जाए,
इसलिए इसका यूज किया जाता है थर्मल प्रिंटर में। कैसे बनता है कि हीट सेंसिटिव पेपर में हीट करके इसमें प्रिंटिंग की जाती है। पेपर कैसा रहता है? हीट सेंसिटिव पेपर, उसमें आप प्रिंटिंग करोगे तभी प्रिंट होगा। ऐसे नॉर्मल पेपर में करोगे तो नहीं होगा प्रिंट। उस पेपर को क्या पता, वो जल जाएगा। हाँ देखना, वो अलग पेपर रहेगा, है ना, उसका चिकना सा पेपर रहेगा, अलग प्रकार का पेपर होगा। क्लियर हुआ ये? इंक एचपी के आते हैं। हाँ, जो नॉर्मल अपन लोग घर में यूज करते हैं वो ये दोनों रहते हैं। कौन से? इंकजेट और लेजर। जो रेलवे वगैरह यूज करता है वो कौन सा रहता था? डॉट मैट्रिक्स। लेकिन बहुत ही नॉइजी रहता है, तो अब वो लोग ने, पहले होता था बहुत पहले, अब तो सबके यहाँ लेजर लग गए, है ना। डॉट मैट्रिक्स में समझो वो डॉटेड फॉर्म में ऐसे ऐसे देता था, ऐसे 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 लिख देता था जो भी लिखना। अरे वो नहीं, वो तो ऐसे ही रहते, करते ही कहाँ यूज, बोलते हमें पैसे दो, टिकट मांगना पड़ती है उनसे। ठीक है। अभी जो सबसे अच्छे प्रिंटर चल रहा है, जो रिवॉल्यूशन ला रहे, वो है 3D प्रिंटर। इसको हम लास्ट में समझेंगे, 3D प्रिंटर। इससे पहले एक चीज बताना भूल गए, मेमोरी कहाँ चल रही थी? हाँ ये थी मेमोरी। ये क्या लग गया? ठीक है। मेमोरी में दो प्रकार की मेमोरी और होती थी आपकी प्राइमरी मेमोरी में। कौन कौन सी? कैश और रजिस्टर। कैश मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी के अंदर आती है मेन मेमोरी। ठीक है। अगर हम इसको ऐसे बांटे टेबल में, देखो पहले कैश मेमोरी क्या कहलाती? ऐसी मेमोरी जो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में पाई जाती है, उस मेमोरी को क्या कहते हैं? कैश मेमोरी। सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में, मतलब मेन मेमोरी से भी ज्यादा जो मेन रहती है, वो क्या कहलाती? कैश मेमोरी। ठीक है। अब कैश मेमोरी और सीपीयू के बीच में भी जो मेमोरी पाई जाएगी वो क्या कहलाएगी? रजिस्टर। समझे हमने? यहाँ दो चीज क्या गए, सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में जो पाई जाएगी, सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में पाई जाएगी, वो क्या कहलाएगी? कैश मेमोरी। और सीपीयू और कैश मेमोरी के बीच में जो पाई जाएगी वो क्या कहलाएगी? रजिस्टर। ठीक है। आप जो डेटा अपन लोग डालते हैं, कभी देखते हो गूगल पे हमने सर्च किया, जैसे यहीं का इंस्टीट्यूट का नाम सर्च किया, विद्या आईसीएस किया, अब अगली बार जैसे हम गूगल पे वी बस अकेले लिखेंगे तो नीचे अपने आप लिखा आ जाएगा विद्या आईसीएस। वो क्या कहलाती है? कैश मेमोरी। और मोबाइल को क्या करते? मोबाइल को अपन बार बार टर्न ऑफ करते नहीं है, कंप्यूटर को तो कर देते, तो आता ना कि कैश मेमोरी बहुत भर गई, उसको हटा दो तो रैम तेज चलने लगेगी, इसीलिए हम उसको हटाते हैं। ठीक है। तो कैश मेमोरी कैसे होती होती ये भी टेम्परेरी है, लेकिन एक लिमिटेड टाइम के बाद उसको हटा देती है। तो ऐसी मेमोरी जो इंस्टेंटली आपको पता हो कि ये वाला इंस्ट्रक्शन आप बार बार यूज कर रहे हो, तो वो ऐसे इंस्ट्रक्शन को अपने अंदर रखेगी जिसको आप फ्रिक्वेंटली यूज करते रहते हो, तो वो किस में जाएगा? सब कैश मेमोरी में। और ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शन जो और ही ज्यादा जल्दी आप यूज कर रहे हो, कैश मेमोरी में भी अपन ने सीरीज बना ली, उसमें भी जो सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं वो क्या किस में आएगा? रजिस्टर में। तो अगर हम ऐसी वो बनाए टेबल, देखो अगर ये हम ऐसे टेबल बनाए, स्पीड के हिसाब से स्पीड बढ़ती जाएगी, सबसे कम होगी सेकेंडरी मेमोरी की, फिर किसकी होगी? प्राइमरी मेमोरी की, पीएम की, है ना, फिर होगी किसकी? कैश की। अब बढ़ती जा रही स्पीड, सबसे ज्यादा किसकी होगी? रजिस्टर। क्लियर हुआ? अब अगर इसका उल्टा कर दो, ये किस किस चीज पे है? स्पीड। अब इसका उल्टा कर दो साइज, तो साइज का आ जाएगा, सबसे कम साइज रजिस्टर, उससे ज्यादा कैश, उससे ज्यादा प्राइमरी मेमोरी, और सबसे ज्यादा सेकेंडरी मेमोरी। क्लियर हुआ? ये याद रखना ये वाला चार्ट।
हो गया? ठीक है, तो हार्डवेयर हमारा यही कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं अगला क्या, सॉफ्टवेयर। कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर होते? बोलो कई प्रकार के सर, जितने आप बोलो उतने। अगर इसको हम बांटे, सॉफ्टवेयर क्या होता? इट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या डेटा विच आर यूज टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर, है ना? तो अगर हम इसको बांटते हैं, सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन तो लिख लोगे, है ना? इसको हम तीन प्रकार से बांटते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा क्या हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा क्या कहलाएंगे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्लियर? तो यहां पे हम देखते हैं कि तीन प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम, एप्लीकेशन और यूटिलिटी। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या कहलाएंगे? ऐसे सॉफ्टवेयर जिनकी आवश्यकता पड़ती है कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए, कंप्यूटर को ऑपरेट और कंप्यूटर के साथ यूजर के इंटरेक्शन के लिए जिस सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। समझ हमने क्या कहा? ऐसे सभी सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से हम कंप्यूटर के साथ, कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं और साथ ही साथ कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना? उसको चालू करते हैं और यूजर फ्रेंडली बनाते हैं, तो क्या कहलाएंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जितने भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स होंगे, विंडोज, यूनिक्स, लाइनक्स, एंड्रॉइड, ये सब किस में आ जाएंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर में। क्लियर हुआ? ठीक है। दूसरा इसके अंदर क्या आएंगे, जितने भी डिवाइस ड्राइवर्स, जानते हो डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं? जो ड्राइव करते हैं डिवाइस ड्राइवर्स कहलाते हैं। जैसे आपने लैपटॉप वो खरीदोगे, क्या कहते हैं, प्रिंटर, तो उसके साथ एक सीडी आएगी, उसके ड्राइवर्स रहते हैं कि जो आपके कंप्यूटर के साथ इंस्टॉलेशन कर लेते हैं कि अब वो आसानी से उस पर रन कर सकता है ना? कि हर मशीन के कुछ ना कुछ वो रहते हैं, क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर रहते हैं उसको रन करने के लिए, तो उसको इंस्टॉल किया जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स। ठीक है, तो दूसरे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या हो गए, डिवाइस ड्राइवर्स। क्लियर हुआ? तीसरे सॉफ्टवेयर क्या हो जाएंगे, अब क्या होगा तीसरा, अब हमें इंटरेक्शन के लिए तीसरा क्या चाहिए, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, बहुत बढ़िया, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो भी इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। किसके अंतर्गत आ जाएंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। क्लियर हुआ, है ना? अब इस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए भी हमें कोई डिवाइसेस चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेटर्स, है ना? तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये अच्छी है कुर्सी, ट्रांसलेटर्स। सही है, बैठे बैठे पढ़ाओ। ठीक है, ट्रांसलेटर्स। क्लियर हुआ? क्या कहलाएंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर, लक्ष्मी बताओ, डेफिनेशन बताओ, कैसे डिफाइन करोगे? बहुत बढ़िया, कंप्यूटर से इंटरेक्शन और कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, दोनों, ऑपरेट एज वेल एज इंटरेक्ट, है ना? हमने कहा सिर्फ कीवर्ड्स पे आना, ऑपरेट करने के लिए, कंप्यूटर को चालू करने के लिए, तो जैसे में ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए पड़ेगा, और इंटरेक्शन, तो इंटरेक्शन के लिए ये चाहिए। ठीक है, तो उनको क्या कहेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्लियर? दूसरा आया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जिससे हम, जिनकी मदद से हम कंप्यूटर में अलग अलग प्रकार के फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, वो क्या कहलाएंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सबसे अच्छा एग्जांपल है एमएस ऑफिस, पूरा ऑफिस। अब ऑफिस को खोल के लिख दो, क्या क्या आता है, वर्ड हो गया, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है, और क्या आता, आउटलुक, ठीक है, ठीक है, मेन तो इनके यही रहते हैं। तो ये सब हो गए इसके, वर्ड हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल हो गया, एक होता है आउटलुक,
ठीक है। एक आता है डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या आ जाएगा? डीबीएमएस, है ना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे आता है एमएस एक्सिस, जिसका नाम क्या था? माइक्रोसॉफ्ट एक्सिस के नाम से आता है ना, डीबीएमएस का। और तुम लोग लिख लो, जैसे कि ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर आते हैं, ग्राफिक्स मतलब इमेज को एडिट करने वाले। जैसे तुम लोगों ने एक चला होगा पिकासो, पिकासा है, पिकासो नाम से आता है, पिकासा आता है, पिकासा आता है कि इमेज को आप एडिट कर सकते हो। आजकल तो मोबाइल पे कर एडोब फोटोशॉप, है ना, इमेज एडिटर, तो वो किस में आ जाएगा? सब इसमें आ जाएंगे। जितने तुम्हें पता हो एंटरटेनमेंट के लिए तुम लोग सबसे ज्यादा कैटेगरी इसी में रहती है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। जो भी तुम लोग चलाते हो, गेमिंग सॉफ्टवेयर हो गया, म्यूजिक के वीएलसी मीडिया प्लेयर हो गया, मल्टीमीडिया प्लेयर, ये सब किस में आ जाएंगे? एप्लीकेशन। समझ में आए? जो अलग अलग प्रकार के टास्क के लिए, स्पेसिफिक टास्क के लिए बने हैं सॉफ्टवेयर, वो सब क्या कहलाते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बिल्कुल ठीक है। और कुछ बने रहते हैं, ये हुआ जनरल पर्पस काम, कुछ होते स्पेसिफिक, मतलब और भी इनमें जैसे कुछ आते हैं अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर, टैली वगैरह, है ना, बिलिंग के लिए अलग आते हैं, रिजर्वेशन के लिए अलग आते हैं, रिजर्वेशन करने के लिए होटलों के लिए, ठीक है। तो ये सब सॉफ्टवेयर, मतलब ये समझा दिया कि अपन अगर इसको और डिवाइड करना हो तो हम किस में बांट सकते हैं? जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस में जो रोज के लिए यूज करते हैं, स्पेशल पर्पस जो कभी कभार यूज होते हैं, जैसे कि टैली का हो गया, अकाउंटिंग हो गया, पेरोल बनाना है, बिलिंग सिस्टम वगैरह, ये सब हो गया। क्लियर? अब आते लास्ट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर की मेंटेनेंस के लिए आवश्यक होते हैं, ऐसे उनको क्या कहते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सबसे पहले मेंटेन कैसे? बहुत बढ़िया, एंटी वायरस, ठीक है। फिर आता है डिस्क क्लीनर, डालते डिस्क क्लीनर, ठीक है। एक आता है डिस्क फॉर्मेटिंग, डिस्क को कितने भागों में आप बांट रहे हो, है ना, ये क्या आ गया? डिस्क फॉर्मेटिंग। क्लियर? तो ये तीन प्रकार के हमारे, मतलब होते बहुत सारे हैं, इसको कर सकते हैं। एक आता है जैसे डिस्क कंप्रेसर, जिसका आप विनजिप करते हो फाइल्स को, है ना, तो डिस्क के साइज को छोटा करने के लिए भी आता है ना, तो डिस्क कंप्रेसर। हाँ, इससे क्या होता है, जो भी इसके अंदर फाइल डली रहती है उनकी साइज को छोटा कर देता है वो। अब जैसे एंटीवायरस के नाम क्या क्या होंगे, बताओ दो तीन। अवस्ट हो गया, जिसको हम अवस्थी बुलाते थे, एवेस्ट, कैस्पर स्काई, है ना, नाम तो याद रखना। और क्या क्या हो गए? मैककेफी, है ना, ये सब। क्लियर हुआ? हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या हो गए, बता पाओगे? लिख लिए? ठीक है। देखो अच्छे से इमेज लाए थे हम इसके, दिखाए नहीं, वो बात अलग। कहाँ गई? देखो ये है सब सॉफ्टवेयर जितने आप लोग यूज करते हो, सब क्या हो गया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हम लोग कल पढ़ेंगे, ये होता क्या है, कल क्लास भी रहेगी। टेस्ट में नहीं बताया? बस ठीक है, कल होगा और टेस्ट तो होगा, और साथ ही साथ क्लास भी आप लोग की रहेगी साइंस की, ठीक है। और फिर मुझे निकलना है, तो फिर आप लोग का छूट जाएगा, वो नहीं चाहता कि छूटे, है ना। हाँ, टाइमिंग वही 9 बजे से रहेगी, ठीक है। क्या ये अभी के लिए मेरा ऑफ हो रहा है, कुछ टाइम के लिए ब्रेक कर रहा है, क्योंकि मेरे दूसरा एग्जाम है, इसलिए मुझे खुद जाना पड़ रहा, इसलिए मैं जा रहा हूँ। मतलब फिर नहीं तो उस पर फोकस एक साथ नहीं, दोनों चीजें नहीं चल सकती पैरेलल, कि ये भी चले कि ये भी चले, क्योंकि टाइम आपका जाता है कहीं ना कहीं, इसीलिए, है ना। फिर आ जाएंगे ठीक है। देखो
अब इसमें क्या है, क्या बता रहे थे यार, हाँ, कल के देखो, कल के टॉपिक्स में क्या क्या आएगा, बॉडी ऑर्गन्स में जो तुम्हारे बचे थे, डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, वो दोनों आएगा। दूसरा आएगा पूरे के पूरे, क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट, विटामिन मिनरल्स वगैरह। और तीसरा आएगा हॉर्मोन्स। इतना सा, सच में सिंपल है, तुम लोगों को लग रहा बड़ा है, बहुत ही सिंपल वो चीज। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा जैसे कि एक्सप्लेन, जैसे हम तो एक तो क्वेश्चन ओपन कर रहे हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम को समझाइए, तैयार करके आना। डाइजेस्टिव सिस्टम को 10 मार्क्स के हिसाब से समझाना, कल जो मेंस पे क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है दोनों में, चाहे यूपीएससी हो चाहे एमपीपीएससी हो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन को बताइए, वर्क कैसे करता है। तो जो अपने स्टेप पढ़े थे वो बताना है, ठीक है। दूसरा आएगा कि एंडोक्राइन सिस्टम को क्या समझाइए, होता क्या है एंडोक्राइन सिस्टम। तो उसके जितने ग्लैंड है सबके एक एक, बस एक एक फंक्शन बताना है। जैसे एड्रेनाइल का काम क्या होता, लोकेशन कहाँ होती, फंक्शन क्या होता। जो आपका उसका ऊपर का था, कौन सा था, थायराइड का, थायराइड की लोकेशन क्या है, फंक्शन क्या है। पिट्यूटरी का लोकेशन क्या है, फंक्शन क्या है। इस प्रकार से एंडोक्राइन सिस्टम को समझाना है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को। पीडीएफ मिल पाएगी, पीडीएफ मतलब उस चीज की मिल पाएगी, हैंड आउट्स की, इसकी पीपीटी नहीं दे पाएंगे। वो नहीं मिले, वो ले लेना तो यहाँ से, उसके हैंडआउट्स मिल चुके ना, डाइजेस्टिव सिस्टम हार्मोन्स, क्योंकि यहाँ से मिल चुके हैं, उसमें एक्स्ट्रा ये इससे, इसीलिए कह रहे हैं। ये तो तुम लोग को समझाने के लिए, इसमें बहुत ही कम रहती है इन्फॉर्मेशन, सिर्फ समझाने के लिए आते। हाँ मेंस में ये दोनों, हाँ, इसलिए दे दी कि अच्छे से तैयार करना, प्रीलिम्स में नहीं बताएंगे। हाँ हाँ, ये 3 टॉपिक्स आएंगे, ठीक है। आना जरूर और अटेम्प्ट करना अच्छे से। देखो यहाँ मार्क्स लाने से कोई वो नहीं, तोप नहीं मार लेगा, है ना, लेकिन अपन को वो चीज तो करना है, तैयारी।